बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं IIT कानपुर, DD किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। दूध के उत्पादन में दुनिया भर में भारत का पहला स्थान आता है। कुल दूध के उत्पादन का लगभग 25% भारतीय डेयरी क्षेत्र से आता है। इस बात से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन इन सब के बावजूद डेयरी क्षेत्र की अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आज के अपने एग्रीटेक स्टार्टअप के जरिए उन चुनौतियों का समाधान भी आप तक पहुंचाएंगे। तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के अपने एग्रीप्रेन्योर से। मेरा नाम सम्राट कौशिक है और मैं मूरक्षक का फाउंडर और CEO हूँ। मूरक्षक हमने 2022 नवंबर में चालू करी थी। मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से और मैंने IIM अहमदाबाद से अपना MBA किया हुआ है। अपना MBA करने के बाद मैंने कुछ 22 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है टेक्नोलॉजी के साथ। 2010 में जब मैं काफ़ी क्लोजली मैं डेयरी खेती के साथ किसानों के साथ काम कर रहा था, उनके साथ उनको समझने के लिए कि उनको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उस टाइम हमने सोचा कि हम ऐसा कुछ क्यों नहीं करते ताकि हम जो टेक्नोलॉजी हम जो आज कॉर्पोरेट लाइफ में बेच रहे हैं उसको हम ऐसा कुछ बनाएं ताकि जो दैनिक जो समस्याएं जो हैं डेयरी किसान को वो उससे हल हो सके। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सम्राट जी हमारे प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल तो यही जानना चाहेंगे कि जो मूरक्षक है इसका ख्याल कब आया मन में कि ऐसा कोई स्टार्टअप होना चाहिए, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? अगर हम बात करते हैं डेयरी एज अ सेक्टर की, तो उसमें क्या है कि डेयरी खेती जो है वो लाखों लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और असंख्य लोगों के भोजन और आय का एक प्रमुख स्तर है। मूरक्षक की जो प्रेरणा है हमारे को मिली जब हमने छोटे किसानों के साथ काम करना शुरू किया और वहाँ हमने देखा कि किसानों को जो दिक्कतें आ रही वो आ रही हैं उनके चारे में लागत में बढ़ते दामों की, कम उत्पादकता की, अपर्याप्त और जो आपके जो असंतुलित आहार जो होता है उससे जो जानवर जो हैं वो अस्वस्थ रहते हैं। ये इन समस्या को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि इस क्षेत्र में अब टेक्नोलॉजी और डेटा संचालित अंतर्दृष्टि के बदौलत हम इसमें कुछ कर सकते हैं। जब हमने काम करना शुरू किया, बिकॉज हमारे सारे जो हमारी टीम है उनका सबका एक्सपीरियंस जो है टेक्नोलॉजी में है, हमने एक ऐसा समाधान बनाया जिससे किसानों को बैठे बैठाए बिना कहीं जाए संतुलित आहार बनाने को उनको मिल जाता है और उनको कस्टमाइज फीड के तौर पे हम उनको अपना संतुलित आहार का टेक्नोलॉजी भी देते हैं और उनको प्रोडक्ट भी बना के देते हैं ताकि उनकी गाय की क्षमता बढ़ जाए दूध उत्पादन की और उनका जो उनका शरीर है वो स्वस्थ रहे हमेशा और किसान को हर तरफ से लाभकता और उत्पादकता में कहीं दिक्कत ना आए। तो मूरक्षक जो है किस तरह से छोटे किसानों को अपने से जोड़ पाया? जब हमने इस पर काम करना चालू किया तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ भी आई थी कि सबसे पहली चुनौती ये थी कि अगर हम कुछ बना रहे हैं डेयरी किसानों के लिए टेक्नोलॉजी में, क्या वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे को जैसा देश वैसा भेष वाला काम है। अगर हम विश्व में और जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको अगर हम भारत में यूज़ करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। हमने मेड इन इंडिया के तौर पे हमने सोचा कि हम किसानों के लिए कैसे काम करें ताकि उनको कम लागत में ज़्यादा उनको फ़ायदे मिल सके। पहली बात तो ये थी कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें कि हार्डवेयर का ज़रूरत नहीं पड़ता है और हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से, मतलब जो सेंसर्स जो होते हैं, जो मोबाइल के सेंसर होते हैं, उसके प्रति हम सारा डेटा लेते हैं किसानों के खेतों का और उससे हम पूरा विश्लेषण करके, पूरा डेटा एनालिसिस करके उनको एक रिपोर्ट और या उनको एक एडिशनल एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको कहीं ना कहीं दिक्कत ना आए कि कैसे संतुलित आहार बनाना चाहिए,
क्या वो सही मात्रा में संतुलित आहार दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो कहाँ उनकी कमी जा रही है, और वो कैसे ओवरऑल जो उनका जो डेयरी फार्म है उसमें वो कितना ज़्यादा फ़ायदा कमा सकें। जी, तो स्टार्टिंग में आपने कुछ चैलेंजेस बताए। आपने कहा कि भारत में जो दूध का उत्पादन है, हालांकि हम नंबर 1 देश हैं दुनिया के, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोडक्टिविटी है वो आप उसको कहीं ना कहीं कम पाते हैं। तो आपने कहा न्यूट्रिशन से उसको किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी से उसको किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस तरह की टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं। इंडियन किसानों के साथ भारतीय किसानों के लिए हमने टेक्नोलॉजी बनाई। हर किसान के पास आज की डेट में ऑलमोस्ट 80% से ऊपर किसानों के पास स्मार्टफोन है। सो हमने सोचा कि हार्डवेयर, एक्स्ट्रा हार्डवेयर की देने की जगह क्या हम मोबाइल को यूज़ करके उसकी के सेंसर्स को यूज़ करके क्या हम डेटा कैप्चर कर सकते हैं। उससे हमने कुछ समय लगाया, अपना 6-8 महीने लगाया और सक्सेस भी पा सके। और हमने उसमें क्या किया कि हमने मोबाइल से ही किसान को बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे जाना है। प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आपको हर गाय या भैंस की आपको तस्वीर लेनी है, सामने से, साइड से और पीछे से। उससे हम क्या करते हैं, हर एक जानवर का, पशु का हम यूनिक बायोमेट्रिक आधार टाइप हम बना देते हैं, जिसमें हम कुछ विशेष तत्व जो हैं जानवर के हम कैप्चर करते हैं, जिसमें मेनली जो होता है वजन होता है, उसका नस्ल होती है, उसकी उम्र होती है और वो किस स्टेज में है, ये कुछ हम जानकारी निकालते हैं उसमें से। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे डेटा संचालित अंतर्दृष्टि से, डेटा इनसाइट से हम क्या करते हैं, उसको मैपिंग करते हैं कि उस पर्टिकुलर जानवर की कितनी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, उसको मैप करते हैं। इसके अलावा हम लोग पर्यावरण के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने हर जानवर का जो डेटा हमने कैप्चर कर रहे हैं, उससे हम लोग उस पर्टिकुलर किसान को और या उसके सराउंडिंग में जो कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें उनको हम ये प्रोवाइड कराते हैं कि वो ये जान पाएँ कि हर डेयरी फार्म में कितना मीथेन उत्सर्जन पैदा हो रहा है और उसके क्या क्या कारण हैं, और कैसे हम फीड की मात्रा को या फीड में बदलाव लाके हम उस मीथेन के उत्सर्जन को कम कर सकें, ताकि हम ओवरऑल हम पर्यावरण के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ पाएँ। तो किस तरह से जो आपका जो आप फोडर तैयार कर रहे हैं कैटल्स के लिए, पहले ये भी समझना चाहेंगे, सिर्फ जो दूध वाले पशु होते हैं सिर्फ उनके लिए है या अन्य कैटल्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे आपने मेरे से पूछा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट रेंज जो है, जो पूरी जो प्रोडक्ट की जो रेंज है, वो खाली निर्भर नहीं करती खाली जो दुधारू पशु हैं। हमारी जो पूरी लाइफ साइकिल जैसे पशु का होता है, जीवन स्तरिया जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से हमारे पूरे प्रोडक्ट्स हैं। हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट होता है जब एक बछड़ी पैदा होती है। उस बछड़ी में उस टाइम दूध की ज़रूरत नहीं, उसको बछड़ी को हमारे को दूध का प्रोडक्ट नहीं देना, उसको हमें ये देना है कि कितना ज़्यादा वो वजन गेन कर पाए, ठीक है, शुरू के 12 से 18 महीने के अंदर। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं काफ प्रीमिक्स, जिसमें आपका वजन बढ़ता है। वजन बढ़ते बढ़ते वो 1 साल के अंदर फिर वो हीट में आ जाती हैं और फिर गर्भवती हो जाती है 18 महीने में। हम ये क्यों चालू कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक भारत में जो है 36 महीना लगता है, ये स्टैंडर्ड जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, 36 महीना लगता है पहली बार जो गाय को प्रेग्नेंट होने में। हम लोग का जो उद्देश्य है जिस पर हम काम कर रहे हैं उसको हम 18 महीने करें, ताकि किसान को एक्स्ट्रा 1 से 1.5 लैक्टेशन साइकिल ज़्यादा मिल सके, ज़्यादा कमा सके। इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जो बांझपन को दूर करते हैं। जो गायें पहले किसी ज़माने में दूध में थी, अब किसी कारण दूध में नहीं है, उन गायों के साथ हम 2 महीना लगातार काम करते हैं और उनको हमारे प्रोडक्ट के थ्रू उनको हम वापस दूध में लेके आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो प्री कार्विंग और पोस्ट कार्विंग में है, जो मतलब बछड़ा देने से पहले और बछड़ा देने के बाद क्या क्या चीज़ों की अहमियत रखनी चाहिए, ताकि वो पहले तो दूध की ज़रूरत नहीं है बट बछड़ी देने के बाद दूध ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका दूध और बढ़ाते हैं, उनकी जेनेटिक क्षमता है उतनी हम बढ़ाते हैं। सो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं गाय या भैंसों को लेते हैं। इसके अलावा हम लोग कि कुछ प्रोडक्ट्स गोट और शीप में भी हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी सक्सेस इंडिया में हम पा चुके हैं, राजस्थान एज ए स्टेट के अंदर। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो नॉर्मल फीड है वो तैयार आप नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर और बहुत अच्छी एक रिसर्च के साथ आपने ये निकाला है अपना प्रोडक्ट। तो अभी तक कितने, राजस्थान आपने बताया कि आपकी रीच अच्छी हो गई है, बाकी अगर मैं पूरे पैन इंडिया की बात करती हूँ तो कितने किसानों को अब तक आप खुद से जोड़ पाएंगे? मूल रक्षक ने लगभग 15,000 से ऊपर तक के किसानों के साथ अभी तक उनका सकारात्मक वे में उनके साथ जुड़े हुए हैं।
और अभी तक इन 15,000 किसानों के साथ हमने कुछ 11,000 मेट्रिक टन दूध की उत्पादकता को बढ़ाया है। जितना वो दूध दे रही थी उसके ऊपर 11,000 मेट्रिक टन हम बढ़ा चुके हैं। उसके अलावा हमने जो उन किसानों की जो लागत जो है, जो रोज़ का जो उनका जो चारे का जो लागत है उसमें, क्योंकि हम वो अब वो हमारे सटीक कस्टमाइज फीड फॉर्मुलेशन और टूल के साथ जा रहे हैं, तो उसमें उनको 1.5 करोड़ रुपए तक का उनको फ़ायदा हुआ है, गिरावट आई है। और अगर हम बात करें मीथेन उत्सर्जन की, तो अभी तक हमने 2,70,000 मेट्रिक टन मीथेन जो पर्यावरण से निकलने से कम किया है। और उसके अलावा हम लोग का जो मेन उद्देश्य जो है, हम लोग गौशाला के साथ भी काम करते हैं। हमारा जो विज़न जो है, हमारे को ये चाहिए कि हम जो सड़क पे जो गाय हैं वो हम चाहते नहीं कि सड़क पे गाय रहे, किसान अपने आप वो गाय को गौशाला में देके जाए, गौशाला जो है स्वावलंबन बने। बिल्कुल, तो जो तकनीक है और जो कृषि है, जब दोनों साथ में जुड़कर काम करेंगे तो देश की काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना हम कर सकते हैं, काफ़ी सारी चुनौतियों का समाधान हमारे पास आ जाएगा। और अभी हम सम्राट जी से प्रिसीजन डेयरी फार्मिंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। तो सम्राट जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम प्रिसीजन डेयरी फार्मिंग कहते हैं तो प्रिसीजन का क्या मतलब होता है और इससे क्या कुछ सुधार हमारे डेयरी फार्म में आ सकता है? प्रिसीजन डेयरी फार्मिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को साथ में यूज़ करते हैं ताकि हम एक ऐसा सिस्टम बना सकें जो कि अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात करें तो उनकी जो साइकोलॉजिकल और उनकी जो गतिविधियां जो हैं जानवरों की, वो हम पहचान के ये बता सकें कि आज जानवर का सेहत कैसी है, उसको भूख लग रही कि नहीं लग रही है। ये सब डेटा के माध्यम से हम कर पाते हैं और डेटा को जोड़ते हैं हम फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि टेक्नोलॉजी कैप्चर करता है उसको। एक किसान के लिए जब हम रोबोटिक्स कहते हैं, एआई कहते हैं या और भी हम आईओटी की बात करते हैं, तो किसान को लगता है कि ये मेरे इस्तेमाल की चीज़ें नहीं हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अदर लेवल पे यूज़ होती हैं। तो क्योंकि अब आपने इनकी चर्चा की है और आप भी कहीं ना कहीं मूल रक्षक में कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे एक जो फार्मर है वो इससे कनेक्ट कर सकता है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आप मूल रक्षक में इस्तेमाल कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम भारतीय डेयरी किसान की अगर हम आय की बात करते हैं तो वो सरकारी डेटा है, वो बताता है कि 7 से 8 हज़ार रुपया किसान कमाता है महीने का। अगर हम उसमें देखेंगे और किसान से बात करेंगे कि वो IoT जैसे डिवाइस को लगा पाए तो वो बहुत मुश्किल है। ये सब चीज़ें तभी का सक्सेसफुल हो सकती हैं अगर सब्सिडाइज मॉडल पे काम करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम काम कर सकें सरकार के साथ। अगर हम आज की बात करें भारत की, तो अभी तक बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं और स्टार्टअप हैं जिन्होंने AI पे भी काम किया हुआ है, IoT पे भी काम किया हुआ है, रोबोटिक्स पे भी काम किया हुआ है। बट वो सब डिपेंड करता है किस स्टेज में वो किसान है। अगर बहुत ही बड़ा किसान है जिसके पास बहुत सारी गौवंश हैं, तो मेरे ख्याल से वो तो रोबोटिक्स से भी जा सकता है, या एक कोऑपरेटिव है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर गांव में या डिस्ट्रिक्ट में एक रोबोटिक्स लगा के किसानों से बोल रही कि आप मिल्किंग करें, तो वो भी पॉसिबल है। और AI तो आज की दुनिया में अगर बिना AI के तो कुछ काम हो नहीं सकता है। और AI का मतलब ये है कि जितना आप डेटा लेते हैं उस डेटा को कैसे आप उसको सही उपयोग में लेके आते हैं और काम करते हैं, ये सब चीज़ों से AI का काम होता है। अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊं टेक्नोलॉजीज़ की, सो इसमें पेडोमीटर करके एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें क्या होता है, गाय के पैरों में एक पेडोमीटर लगता है जिससे गाय का जो भी मूवमेंट होता है, जो वॉकिंग होता है, वो उसको पूरा मॉनिटर करता है। वो क्या मॉनिटर करता है कि गाय की सेहत सही है कि नहीं। अगर गाय बैठ गई है तो वो काउंट करता है कितनी देर गाय बैठी रही है, इसका मतलब गाय की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गाय कितनी बार दिन में पानी पी रही है, कितनी बार चारा खा रही है, वो सब वो मॉनिटर करता है और एक थ्रेशोल्ड के हिसाब से बनाता है कि गाय को कब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या उसका स्वास्थ्य में क्या क्या कमी है। इसके अलावा हमारा रूमन मॉनिटरिंग आता है, वो
वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है अगर हम ऑप्टिमम फर्मेंटेशन कंडीशन की बात करते हैं, जो कि चारे से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो वो एक पर्टिकुलर रूमन पीएच को मेंटेन करता है ताकि हमें ऑप्टिमम रूमन फर्मेंटेशन का काम हो सके। इसके अलावा एआई में जैसे मूल रक्षक काम कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एआई की मदद से जो डेटा हम ले रहे हैं उसके साथ हम डेटा एनालिटिक्स के साथ और जो डेटा जो इंसाइट्स हम प्राप्त कर रहे हैं उससे हम किसान को हम सही मात्रा में कितना चारा रखना चाहिए, कौन सा सूखा चारा, कौन सा गीला चारा, कौन सा हरा चारा, कौन से कॉन्सेंट्रेट्स का मिक्सचर उसको उस एरिया में जो उपलब्ध है जो कि मिनिमम लागत के साथ वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो सम्राट जी, जब कोई हम स्टार्टअप शुरू करते हैं, कोई भी हम जब एक नई पारी की शुरुआत करते हैं तो उसके अपने भी चैलेंजेस होते हैं। तो आप क्योंकि इतनी अच्छी पहल तो आपने कर दी है, लेकिन जो मूल रक्षक है उसके भी अपने कुछ चैलेंजेस रहे होंगे और उन चैलेंजेस के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो आपकी टेक्नोलॉजी को समझ रहे होंगे, आपके विचारों को समझ रहे होंगे, स्टार्टअप क्या विजन लेके चल रहा है उसको समझ रहे होंगे। वो कौन लोग हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं जर्नी में, साथ ही साथ चैलेंजेस क्या कुछ अभी भी आपको फेस करने पड़ रहे हैं? शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम हम सही में भटक रहे थे और फाइनली फिर हमने हमने इंक्यूबेशन अपना प्राप्त किया SIAC IIT कानपुर के साथ। उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी को समझा कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने अभी तक क्या काम किया है, और उसके साथ हम अभी फ़िलहाल वहाँ पर इंक्यूबेटिंग है पिछले साल भर से ऊपर से। और उसमें सबसे ज़्यादा हमें जो फ़ायदे हुए हैं वो ये हुए हैं कि जो हम शुरू में चैलेंजेस हम देख पा रहे थे कि हमारे को मार्केट कनेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं, या जो हम बना रहे हैं क्या हम सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, या हमारे को अगर हमें कुछ चीज़ों की बनाने में मदद चाहिए तो हम कहाँ से मार्केट में ढूंढें। इन सब चीज़ों को देखते हुए SIAC IIT कानपुर टीम ने हमारे को सही में हर तरह से योगदान दिया और हर दिशा से, हर एंगल से हमारे को उन्होंने कवर किया। और आज हम जिस पोजीशन पे हैं और जितना हमने मार्केट में थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट बनाया है डेयरी पशुपालन भाइयों के साथ, बहनों के साथ, वो सिर्फ मैं श्रेय देना चाहता हूँ IIT कानपुर को फ़िलहाल। उसके अलावा हमारे इकोसिस्टम में और भी लोग जुड़े हुए हैं जो कि कोऑपरेटिव्स हैं, जो कि एक बहुमूल्य भूमिका निभा रहे हैं। जिससे क्या होता है कि हम जब टेक्नोलॉजी बना रहे थे तो सबसे बड़ा जो आपको जो जज होता है वो आपका कस्टमर होता है। हम सॉल्यूशन कुछ भी बना लें, लेकिन अगर सॉल्यूशन को खरीदने वाला कोई नहीं है तो सॉल्यूशन कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने शुरू में ऐसे ही किया, हम कुछ बनाए, हम मार्केट में गए, उसके बाद पता चला कि नहीं, किसान बोलता है ये कौन लेगा, 100 रुपये आप मुझे दे दो, मैं आपको 100 रुपये नहीं दे सकता हूँ। तो हमने बोला कि ये नहीं हो पाएगा, हम कहीं और गए, फिर कहीं और गए, धीरे धीरे करते करते कोऑपरेटिव्स और बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव्स के साथ हम जुड़े, किसानों की समूह के साथ जुड़े, FPOs के साथ जुड़े, हम काफ़ी FPO के साथ जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं अभी UP और राजस्थान में। और वहाँ से जब हम किसानों के साथ जुड़े तो हमें पता चला कि नहीं, ये जो नीड ऑफ द आवर चीज़ है, ये ज़रूरतमंद चीज़ है इस टाइम, इस पर अगर हम काम करेंगे तो इतना इन किसानों का इतना फ़ायदा होगा। तब हमने काम चालू किया। और चैलेंजेस तो अभी भी हैं। चैलेंजेस अभी के चैलेंजेस ये हैं कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एक चैलेंज है, ठीक है, किसान को एजुकेट करना सबसे बड़ी चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है आने वाले टाइम पे जब हम बहुत बड़े स्केल पे हम पहुंच जाएंगे, जो हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो डेटा सिक्योरिटी का चैलेंज आएगा, डेटा प्राइवेसी का चैलेंज आएगा। आज तो कोई नहीं बात उठा रहा है, कल की डेट में सब जब बड़े हल्का हल्का आदमी जब विजिबल होता है तो और फिर वो बात करते हैं डेटा प्राइवेसी की। तो वो सब चीज़ें आती रहेंगी, बट हम सक्षम हैं कि जैसे जैसे आगे आएंगे, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, हम उनको झेलने के लिए तैयार हैं और उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। सम्राट जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जी, तो सम्राट जी, आपने बताया था कि जब जो आपका फीड है अगर उसको पशु खाएंगे तो उससे जो मीथेन है उसकी मात्रा में भी कमी आएगी। तो एक एनवायरमेंटल फ़ायदा तो हमें दिखता है इसका, लेकिन हमारे किसान भाई बहनों को इससे क्या फ़ायदा होगा? उनको डबल फ़ायदा है इससे। पहला फ़ायदा उनको ये है कि जितना वो मीथेन कम करेंगे अपने खेत से, अपनी डेयरी खेती से, उतना ज़्यादा उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सबसे पहला तो उनका रीज़न ये है मीथेन एमिशन कम करने का। दूसरा, मीथेन उत्सर्जन को में बढ़ावा डेयरी किसान को जोड़ने का ये है कि वो लोग कार्बन क्रेडिट मार्केट में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अब कार्बन क्रेडिट मार्केट काम कैसे करता है?
डेयरी में, स्पेशली डेयरी में कैसे काम करता है कि जितना ज़्यादा गाय की डकार जो जिससे मीथेन निकलता है, क्योंकि पेट में पाचन प्रक्रिया सही तरह नहीं होती तो वो उसको मीथेन के ज़रिए बाहर निकालता है। और जब किसान उस पाचन प्रक्रिया को कम करता है तो एक लिमिट होता है जो सरकार या विदेशी कंपनियां उसको सेट करती हैं, और उसको सेट करने के बाद अगर वो उस मीथेन के अंदर दायरे में रहता है तो उसको कार्बन क्रेडिट मार्केट प्लेस उसको इंसेंटिवाइज करता है। अब ऐसी बहुत सारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इस पे काम करती हैं। इंडिया में फ़िलहाल कोई नहीं है। किसान भाई आज की डेट में जितना भी मीथेन एमिशन कम करेंगे उनको क्रेडिट मिल जाएंगे, और जैसे ही वो क्रेडिट हम उनको इनको ग्लोबल सेंट्स को बेचेंगे, ऑटोमेटिक किसान भाई को उसका इंसेंटिव मिलेगा। सो मोटा मोटा अगर हम देखें तो आज की डेट में तो किसान भाई अगर एक महीने का जितना कमा रहे हैं उससे 2 गुना उससे ज़्यादा वो कार्बन क्रेडिट में कमा पाएंगे जब वो मीथेन एमिशन में काम सहयोग करेंगे। तो आप अपनी इस टेक्नोलॉजी को, मूल रक्षक को आगे बढ़ाने के लिए जो आपकी मार्केट स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या कुछ हैं, वो समझना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो हम जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके साथ जुड़ना की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव्स के साथ क्या है, पूरा समूह है किसानों का साथ में जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर क्या है हमें समझाने में थोड़ा आसानी होता है, बिकॉज हमारे को एक्सटेंशन सर्विसेज मिल जाती हैं कोऑपरेटिव्स की जो कि इसी चीज़ों पे काम कर रही है। और उनके पास दिक्कत ये होती है उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है। सो एक पूरा अच्छा मिश्रण बन जाता है कि उनके पास ग्राउंड लेवल स्टाफ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और ऊपर से अप्रूवल होता है कोऑपरेटिव का कि आप प्लीज़ जाइए और हमारे पशुपालन भाइयों का आप उत्पादकता या जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस पर उनका सुधार करिए। उसके साथ हम जुड़ते हैं। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जो पशुपालन भाई हमसे जुड़ जाते हैं उसके बाद सप्लाई चेन कैसे करें, तो उसके लिए हमें शुरू में हमने बहुत समस्याएं हैंडल करी। हमने शुरू में पहले डायरेक्टली हम गए किसानों के साथ काम करने के लिए जो हमारे साथ जुड़ गए थे, लेकिन हमने देखा वो मॉडल फिजिबल नहीं हो पा रहा था, वो काम नहीं कर पा रहा था। फिर हमने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें हमने पशु सखी बनाई। पशु सखी में क्या होता है कि हमने विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया, और महिला उद्यमियों जिसको बोलते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर, उस पर हमने बढ़ावा दिया। उसमें हमने क्या किया कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ये पशु सखियों को अपॉइंट किया, और उनको हमने पूरा ट्रेनिंग किया, एजुकेट किया कि कैसे कैसे चारा प्रबंधन पे काम करना चाहिए और किसानों को कैसे बताना चाहिए। और वो जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी महिलाएं कहीं ना कहीं से वो खुद भी किसान हैं, तो हमारे को कहने में और समझाने में एंड जिसको बोलते हैं लास्ट माइल नेटवर्क तक हमें बड़ी आसानी रहती है। और आप विश्वास नहीं करेंगे आज के डेट में हम ऐसे समूह कम से कम 11 समूह के साथ जुड़े हुए हैं जिनमें कम से कम 2 से 3 हज़ार ऐसी महिलाएं काम कर रही हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो 11 से 12 हज़ार कम से कम जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो एंड किसानों तक जा रही हैं। इसके अलावा जो हम काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं कुछ ऐसे इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो सस्टेनेबिलिटी का काम करते हैं। अब मीथेन एक ऐसा टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज, जिसपे हर एक की नज़रें हैं, और भारत भी उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। और अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, अगर हम बात करें ग्लोबल मीथेन प्लेज की, आप बात करें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की, ये सब एक इंसान से नहीं हो सकता है। इसमें पूरा जो इकोसिस्टम है उसको काम करना पड़ेगा। उसमें हम भी एक भागीदारी हैं, और उसमें हम कैसे काम कर रहे हैं, हम डिफरेंट इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं जो कि इंडिया में है, जो कि मीथेन एमिशन पे पूरी तरह काम कर रही हैं। उनके साथ हम जुड़ के उसको हम किसी हालत में कैसे भी करके उत्पादकता बढ़ा के और मीथेन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं ताकि वो ग्लोबल रिपोर्ट जा सके। कुछ जगह तो हमने कोऑपरेटिव के साथ भी काम किया है, कुछ किसानों के साथ हमने पायलट करके चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक भी हमने इसको दिखाया कि हम इस टाइप का काम कर रहे हैं, इसको हमें स्केल करना है आगे। तो सम्राट जी, हमें आपसे आपका मिशन, जो गोल्स आप लेकर चल रहे हैं अगले 3 सालों के, अगले 5 सालों के, वो क्या कुछ हैं वो भी जानना चाहेंगे। हमारा क्लियर उद्देश्य यही है कि हमारे को जितने भी डेयरी किसान भाई बहन हैं उनको हमें सशक्त बनाना है ताकि वो अपने जितने भी डेयरी पशु हैं उनकी सेहत में सुधार ला पाएँ। उनके साथ जितना भी चारे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके साथ उनका प्रबंधन जो सही तरह हो पाए। और हम चाहते हैं ये सब चीज़ें आज की डेट में पारंपरिक तरीकों से छोड़ के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके किसानों को ये चीज़ हम देना चाहते हैं, ताकि हम चाहते हैं ना कि सिर्फ भारत में बट विश्व में ये जितने भी किसान इन सिमिलर समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं वो सब हमारे साथ जुड़ें और हम एक ग्लोबल इम्पैक्ट बना पाएँ। और हम इसको कैसे लॉन्ग टर्म गोल में लेके जाएंगे उसके हमारे को हमने 2 या 3 चीज़ों में हमने उसको विभाजित किया हुआ है।
पहला तो ये है कि हम छोटे किसानों के साथ काम करना शुरू करेंगे, बिकॉज उन छोटे किसानों के साथ जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको हम देख रहे हैं और उनको हम महसूस कर रहे हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हमने अपना जो टेक्नोलॉजी बनाया है उसको हम आज अडॉप्ट कर रहे हैं और उसको हम स्केल करेंगे। दूसरा ये है कि जैसे आपको मैंने बताया था कि उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होती जा रही है, बिकॉज जो चारा है वो बढ़ता जा रहा है और किसान के पास बड़ी समस्याएं हैं, बिकॉज पारंपरिक तरीकों से वो नहीं मैनेज कर पा रहा। तो हम चाहते हैं जो भी हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और किसान के साथ हम और भी टेक्नोलॉजी पे हम काम करने की सोच रहे हैं, उसको भी हम आगे लेके जाएंगे किसानों के साथ। तीसरा है पर्यावरण को लेते हुए, उसको भी हमें ना कि सिर्फ भारत दरिये में बट भारत के बाहर भी आज की डेट में हमारे बहुत सारे हम लोग बहुत जगह पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि आप हमारे देश में आइए, आप हमें इस पे काम शुरू करिए। तो हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की उन कंट्रियों के साथ हम जुड़ रहे हैं फिलहाल अभी, और आने टाइम पे शायद हम लोग उस मार्ग को भी निकाल के हम एक विश्व दरिये पे हम सर पे हम लेके जा सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि आज हमारे डीडी किसान के माध्यम से आप देश को, किसानों को या फिर गवर्नमेंट को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज का दौर जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, और जो भी आज तक हम करते आए हैं उससे हमें कहीं ना कहीं अपने आप को एक हल्का सा मोड़ लेके उसकी तरफ चलना ही पड़ेगा। और मैं बस यही चाहूँगा, जितने भी भाई बहन मेरे संदेश को सुन रहे हैं, कि हो सके जितना हो सके अपनी पारंपरिक तरीकों को थोड़ा बदल के टेक्नोलॉजी को अपने जीवन चर्या में उसको थोड़ा किसी भी एंगल से लेके आएँ और उसमें देखें कि आपका कितना सहयोग कर पा रही हो टेक्नोलॉजी। दूसरा मेरा संदेश ये है कि जितने भी महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और बाकी और डेयरी फार्मिंग कंपनियों के साथ, वो जितनी महिलाएं को हम सक्षम बना सकें, क्योंकि 80% जो महिला जो पॉपुलेशन है वो पूरी डेयरी फार्मिंग में महिलाओं की है। तो हम चाहते हैं उनको जितना हम सशक्त बना सकें और उनको एक अलग से एक विजिबिलिटी दिला सकें, वो मैं चाहूँगा कि वो मेरे जितने भी और भाई बहन हैं जो डेयरी किसान के भाई बहन हैं, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं और ऐसी कंपनियों से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए और इस सेक्टर को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके चाहिए। और हम यही चाहेंगे कि आज जो मैसेज आपने दिया है वो हमारे व्यूवर्स तक पहुंचे और हमारे किसान भाई बहन टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम करें, जिससे कि वो अपने साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी अपनी पूरी भागीदारी निभा सके। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और डीडी किसान की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप अपने मिशन में जल्दी से जल्दी कामयाब हो। थैंक यू सो मच। एग्रीटेक सीरीज के जरिए हमारी कोशिश यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों तक उन सभी कृषि तकनीकों को पहुंचाएं जिनके जरिए वो न सिर्फ अपनी फसल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो समय और श्रम की बचत तो होगी ही। इसलिए आप भी हमारे साथ बोलिए जय किसान जय विज्ञान। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इसका